यूपीएससी क्या लूप है कि 5 साल 7 साल इसमें बच्चे आके फंस जाते हैं? लूप इसलिए बन जाता है सर, बच्चा बिना के एग्जाम देने कूद पड़ता है। आप बोलते हैं सर यूपीएससी इज नॉट ए टफ एग्जाम। सर यूपीएससी एग्जाम है, इजी नहीं। आपने भी सुना होगा बहुत सारे जब अधिकारी बन जाते हैं पहले उनके मोटिव अलग रहते हैं जब वो बनते हैं, लेकिन बाद में उसके बारे में हम लोग मीडिया के थ्रू जानते हैं कि इसने ऐसा करप्शन कर लिया। सर ये वो व्यक्ति है जिसने तैयारी के दौरान अपने पे काम नहीं किया, अपने घर वालों के दबाव में आके करप्शन नहीं करना, क्योंकि जब जेल जाओगे तुम अकेले जाओगे, घर वाला कोई साथ नहीं है। एक चीज और बिहार के बच्चे में दिखा होगा, लेक ऑफ कम्युनिकेशन भी दिखा होगा। हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत अच्छे हैं सर, लेकिन अंग्रेजी मीडियम के बच्चों में की कमी है सर। बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सर, उसमें कितना लैंग्वेज मैटर करता है? स्किल्स अच्छी हो जाती हैं सर। आपको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए तो आप क्या 3 चीजें चेंजेस करेंगे? जो प्राइवेट स्कूल है मैं सबको बंद करा दूँ। हेलो सर, आपका स्वागत है सुकेश एकेडमी के पॉडकास्ट पे। थैंक यू सर, नमस्कार सर। थैंक यू वंस अगेन सर आपको आने के लिए। सर आप अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला सर। हाँ एक्चुअली बहुत बिजी था सर। हाँ जी सर। मेरे मन में तो बहुत सारे सवाल चल रहे हैं सर। तो मैं एक छोटा सा सवाल से स्टार्ट करता हूँ सर। सर आर्मी ऑफिसर से टीचर बनने की जर्नी कैसे शुरू हुई सर? सर एक्चुअली फौज में भी बहुत सारे कोर्सेस होते हैं सर। ओके सर। और उस कोर्सेस में इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग का एक खिताब मिलता है। ओके। जैसे हम कोई भी कोर्स करते हैं जिसमें ए ग्रेडिंग बी ग्रेडिंग होता है ना सर। राइट सर। फौज में ए और बी ग्रेडिंग के साथ आई ग्रेडिंग भी लगता है सर। ओके सर। जिसको हम इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग कहते हैं। ओके। तो इसका मतलब वो जो सोल्जर है वो ना ही उस कोर्स में उसने उत्तीर्णता प्राप्त की है, बट वो एक इंस्ट्रक्टर बनने के लायक भी है। तो इसको आई ग्रेडिंग कहते हैं सर। तो फौज में मैंने कई कोर्सेज किए हैं सर, उनमें से ज़्यादातर कोर्सेज में मैंने आई ग्रेडिंग प्राप्त किया है सर। आई ग्रेडिंग प्राप्त किया? हाँ जी सर। तो ग्रेट सर। जो एक टीचर बनने का जो क्वालिटीज़ है फौज से ही मुझे मिला है सर। ओके, वहाँ से ही ये हाँ जी सर, हाँ जर्नी स्टार्ट हो गई। तो ये ट्रांजिशन फ्रॉम आर्मी टू सिविल बहुत ईजी हो गया सर मेरे लिए, बिकॉज क्योंकि वहाँ पर भी मैं इंस्ट्रक्टर के पद पे था, तो यहाँ पर भी टीचिंग तो एक इंस्ट्रक्शनल कैपेसिटी है ये सर। इनफैक्ट फौज में सर टीचर्स को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग भी दी जाती है सर। ओके। अच्छा, टीचिंग के लिए? यस यस यस, बहुत। क्योंकि सर फौज में टीचिंग होता है हथियारों को लेकर के, मिलिट्री टैक्टिक्स को लेकर के, मिलिट्री इतिहास को लेकर के, बहुत सारी चीज़ें हैं सर। ओके। तो वहाँ पे टीचर बनने की ट्रेनिंग भी दी जाती है सर। तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छा काम किया था सर। पहला स्टूडेंट कौन रहा आपका सर? हाँ, सोल्जर्स आते हैं सर, जो जवान लोग होते हैं वो लोग काफ़ी ट्रेनिंग के लिए आते हैं। जैसे मिलिट्री क्राफ्ट की ट्रेनिंग हो गई, फील्ड क्राफ्ट की ट्रेनिंग हो गई, कैमोफ्लाज कंसीलमेंट की ट्रेनिंग हो गई, वेपन सिस्टम्स के ऊपर ट्रेनिंग हो गई। क्योंकि मैं एक आर्टिलरी ऑफिसर था सर, तो मैं वेपन सिस्टम के ऊपर मैं काफ़ी ट्रेनिंग मैंने दी है और मैंने खुद भी प्राप्त की है सर। ओके सर, जैसे कोई बच्चा एक एग्जाम का तैयारी करता है तो रिजल्ट का वेट करता है। जैसे कोई टीचर हो गया, वो जब पढ़ाता है उसको कोई बच्चा आके जब बताता है मेरी ये सिलेक्शन हो गई, एप्रिसिएशन मिलता है, तो लगता है कि मैं भी सफल हो गया। तो आपको एज ए टीचर ये कब मिला सर? नहीं सर, मैं सिलेक्शन से टीचर की क्षमता को नहीं जोड़ूंगा सर। ओके सर। जब कोई बच्चा बोलता है कि मेरे दिल से भय निकल गया, ओके, तो तब मुझे मज़ा आता है सर। क्योंकि सर हमेशा एक बात बच्चों को सर, क्योंकि आपके माध्यम से बच्चों से भी बात हो रही है इनडायरेक्टली, सफलता मकसद नहीं है सर। ओके सर। परिवर्तन मकसद है सर। आपके निजी जीवन में परिवर्तन, आपके आर्थिक हालातों में परिवर्तन, आपके सोच विचार में परिवर्तन, जो अंदर से भय निकल जाए सर। जैसे यूपीएससी जैसे नाम सुनते ही बच्चे भयभीत हो जाते हैं, है ना सर? राइट सर। लेकिन अगर आप मेरे बच्चों से मिलेंगे सर, आपको मेरे बच्चों के अंदर भय नहीं दिखेगा सर। नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बच्चों को ऐसे तैयार करता हूँ कि डरना नहीं है सर। डर के क्यों सर? डर के कौन जीता है? फिर जीतने के बाद भी अगर डर ही रहते तो फिर फायदा क्या हो जीत का सर? उस जीत का फायदा क्या? फिर आप उस जीत का मजा ही नहीं ले पाओगे। मेरे जो टीचर थे सर, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, मुझे तो वो यही बोलते थे, चैलेंज यूपीएससी, दम है तो फेल करके दिखा। अच्छा, दम है तो फेल करके दिखा। तो बोले ऐसे चैलेंज करो। ओके। जब चैलेंज करोगे आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके। जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो फिर उसके बाद डर नहीं लगेगा सर। ओके। और सर यूपीएससी की तैयारी सिर्फ आईएएस बनना, आईपीएस बनना नहीं है सर। अपने देश में बहुत सारी चीज़ें सुधारने का बहुत अभी काम बाकी है सर। अपने देश को जो अव्वल बनाने का जो मकसद है, हम जो बात करते हैं 2047 तक विकसित भारत की, राइट सर, उसके लिए बहुत योगदान की ज़रूरत है सर। और ये योगदान लाने में युवा का बहुत बड़ा रोल है सर। रोल है 100%। तो आपका मकसद वो चेंज लाना है।
जैसे वो पिक्चर आपने देखी होगी 10वीं फेल या 12वीं फेल, 12वीं फेल। 12वीं फेल पिक्चर में उन्होंने बोलता है ना सर कि आईपीएस बनना मकसद नहीं है। मुझे बदलाव लाना, चेंज हाँ, लाना। सो वो बदलाव का जो चेष्टा रखना, बदलाव की कांक्षा रखना, वो बहुत बड़ी बात है सर। कब से सर आप यूपीएससी के फील्ड में आए और अभी तक कितने आपने आईएएस ऑफिसर बनाया है सर? 13-14 साल हो गए सर। ओके। आईएएस, आईपीएस, बाकी सारी सर्विसेज मिला के 1150 से अधिक बच्चे हैं सर। अच्छा। हाँ जी सर, सिंगल डिजिट से लेकर के मतलब ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 5, बहुत सारे बच्चे हैं सर। बट सर मैं अपने आप को कभी भी बच्चों की सफलता से मैं कभी इतना प्रेरित कभी भी नहीं हुआ और मैं कभी होऊंगा भी सर, क्योंकि मेरा मकसद ये है सर, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को रेस करना मेरा मकसद है। ओके। सक्सेस सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हजारों की संख्या में सर, जो बहुत काबिल बच्चे हैं सर, बट कई कारणवश वो यूपीएससी पास नहीं कर पा रहे। ओके। तो मैं आपके द्वारा बच्चों से एक और बात करना चाहता हूँ सर, अगर आप यूपीएससी में फेल भी हो गए तो अपने आप को किसी से कम मत समझिए, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं एक लक फैक्टर का भी खेल है सर यूपीएससी में। अनप्रडिक्टेबिलिटी है एग्जाम का, तो कई सारे बच्चे मैं देखता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर जो पास हो गए वो डिजर्विंग नहीं थे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत का खेल भी होता है सर। होता, हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम पे हाँ आपका जी। कैसा, आप हो सकता है किसी सिचुएशन से उस टाइम Exactly. जूझ के गए होंगे Exactly. एग्जाम सेंटर पे, तो Exactly. आप प्रॉपर अपना माइंड वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाए हो। हाँ, दूसरी बात सर क्या होता है उस एग्जाम स्ट्रेस में, खास करके प्रीलिम्स के एग्जाम की जब मैं बात करूँ, बच्चा एक माइंडसेट के साथ जाता है कि शायद सवाल ऐसे पूछे जाएंगे, और जैसे ही सवाल दूसरे तरीके से पूछे जाते हैं वो माइंड बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाता है। राइट सर। और उसमें जो जानता है जिस सवालों का जवाब, वो भी गलती करके आता है सर। हाँ। और हर एक बच्चा सर उसी कारण से फेल होता है सर। सर मकसद प्रीलिम्स में कभी भी टफ सवाल का सही जवाब देना नहीं है सर। ओके। मकसद ये होना चाहिए कि इजी सवाल जो था उसमें कोई गलती ना हो। ओके। जब जिस दिन आप इजी सवाल का सही जवाब देने लगोगे सर, उस दिन आपका सिलेक्शन होना तय है सर। अच्छा। क्योंकि बट बच्चे क्या करते हैं कि बहुत पेपर टफ था, बहुत पेपर टफ था, 100 नंबर में से 100 अंक है, अगर 100 सवाल हैं, मुश्किल से 10 सवाल टफ होंगे या 20 सवाल टफ होंगे, 80 तो आप कर बाकी सकते हैं। 80 तो 80 कहीं तो ना कहीं doable आपके था। हाथ में होने चाहिए ना सर। राइट सर। तो टारगेट आपको इजी और मॉडरेट सवाल पे ही करना है सर। टारगेट आपका टफ सवाल कभी भी नहीं है सर। यूपीएससी भी नहीं चाहता कि आप टफ सवाल की तैयारी करो, आप उसको पकड़ो जो इजी है, उसमें आपसे कोई गलती ना हो, उसमें आपसे कोई मिस्टेक ना हो। Yes. सर यूपीएससी क्या लूप है कि 5 साल 7 साल इसमें बच्चे आके फंस जाते हैं? सर लूप इसलिए बन जाता है सर, बच्चा बिना तैयारी के एग्जाम देने कूद पड़ता है सर, ओके। वो एक लूप बन जाता है। सिंपल सर, मेरे हिसाब से इस एग्जाम को देने से पहले आपको 18 से 24 महीने की तैयारी करनी होगी सर। ओके। ये 6 महीने में या 3 महीने में 8 महीने में होने वाली तैयारी नहीं है सर। 18 से 24 महीने तैयारी की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हाँ। अकॉर्डिंग टू यू सर? प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, 3 चीजें हैं सर। राइट सर। तीनों को ध्यान में रख के ही आपने तैयारी करनी है सर। बहुत सारे इंस्टीट्यूट से बहुत सारे बच्चे सिर्फ प्रीलिम्स को मद्देनजर रखते हुए तैयारी करते हैं। राइट सर। वो ये सोचते हैं कि पहले प्रीलिम्स पास हो जाऊं, बाद में सोचता हूँ। बाद में सोचने का टाइम नहीं मिलता है सर। और एक बार आपने प्रीलिम्स में दिया, मान लो आप प्रीलिम्स में पास हो गए, मई के महीने में एग्जाम होता है, जून में रिजल्ट आता है, आप पास हो गए, आपका मेंस एग्जाम अगस्त में, 2.5-3 महीने का भी वक्त नहीं होता है सर। ओके। तो 2.5-3 महीने में मेंस की तैयारी तो हो ही नहीं पाएगी सर। अगर आप मेंस के लिए बैठे और रिजल्ट फिर दिसंबर में आएगा, अगर आप दिसंबर तक वेट करो कि रिजल्ट आएगा, मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी है, अगर रिजल्ट नेगेटिव में आया, फेल हो गए आप, तो फिर वापस आने का प्रीलिम्स के लिए भी टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि 4-5 महीने के बाद प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स है। सो इसीलिए जब पहली बार बैठोगे एग्जाम देने के लिए, पूरी तैयारी के साथ बैठो सर। मैं हमेशा बच्चों को यही सवाल बोलता हूँ, जिस दिन प्रीलिम्स देने जाओगे उस दिन सुबह जब उठोगे, अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या मैं कल से मेंस देने के लिए तैयार हूँ? कल से, कल 2 महीने नहीं, कल से तैयार है। यस। अगर तब जाकर प्रीलिम्स। हाँ, प्रीलिम्स के अगले दिन अगर तुम मेंस देने के लिए तैयार हो तो प्रीलिम्स एग्जाम लिखने जाओ, वरना मत जाओ। वरना फिर से तुम अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू यस, करो। क्योंकि फायदा नहीं है ना सर। आप सर, मकसद प्रीलिम्स पास करना नहीं है, मकसद मेंस में अच्छे नंबर लाना है, मकसद इंटरव्यू में अच्छे अच्छे नंबर नंबर लाना। राइट। और जब तक आपको मेंस में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जब तक इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सर, अभी तो सर बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है यूपीएससी। अगर आपको कोई सर्विस मिलती है, अगर आप दोबारा एग्जाम लिखना चाहते हैं, तो आपको सर्विस से रिजाइन करना पड़ेगा। राइट। अगर आप रिजाइन करोगे तो दोबारा आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ओके। सो अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, तो इसीलिए
अच्छे से तैयारी करो, कोशिश ये करो कि पहले अटेम्प्ट में ही निकले। पहले पहला अटेम्प्ट का मतलब पहला साल नहीं। आप भले वो हाँ, 3 साल बाद दो, yes, लेकिन पहला अटेम्प्ट ऐसे दो कि तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए कि कुछ भी आएगा तो मैं टकरा जाऊं। एग्जैक्टली, एक जैसे एक फौज आप लोग जैसे तैयारी हाँ करते जी, हैं, अगर सामने कुछ भी आया तो उससे मुझे लड़ गुजरना है। एग्जैक्टली। सर आपने सर जैसे कि बताया AIR 2, 3, 4, 5 और AIR 100 के बच्चे भी आपके यहाँ से रहे, तो सर दोनों बच्चे के माइंडसेट में क्या डिफरेंस लगा आपको? बहुत है सर, बहुत ज़्यादा सर। इनफैक्ट अच्छा सवाल आपने पूछा है सर। ओके, थैंक यू सर। सर अगर आपने मेंस का लेआउट देखा है पेपर का सर, ओके सर। 1750 अंक का मेंस है सर, ओके। ठीक है। 3 सब्जेक्ट सर, ऑप्शनल, एस्से और एथिक्स। ओके। इन 3 सब्जेक्ट के 1000 अंक हैं सर। ओके। सो आप बताइए, 3 सब्जेक्ट जिसके 1000 नंबर है उस पर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, या 9 से 12 जो सब्जेक्ट है 750 नंबर के, उस पर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए? आप बताइए। सर 3 सब्जेक्ट है 1000 नंबर के और 7 सब्जेक्ट है 1200 नंबर के। 7 नहीं, 9 से 12। 9 से 12। 9 से 12 सब्जेक्ट के 750 नंबर। तो किस पे मेहनत तो ज़्यादा ज्यादा उस पे लगेंगे सर। किस पे? जिस पे 1000 अंक है। 1000 अंक है। सबसे कम मेहनत बच्चा उसी पे करता है। ओके। इसको हम बोलते हैं आयरन कर्टन। ओके। जो टॉपर होगा सर, हाँ। उसके 4 सब्जेक्ट्स के नंबर आप देख लीजिए। आप मेरा एंट्री होने के बाद आप गूगल कर लीजिए। ओके। ऑप्शनल, जीएस पेपर 2, एथिक्स और एस्से, ये 4 मैंने नाम लिया, 1250 नंबर है सर। ओके। 4 जीएस पेपर 2 का 250, एस्से का 250, एथिक्स का 250 और 500 ऑप्शनल का 1250। यस सर। जो भी टॉपर है सर, हाँ। उसने इन 4 सब्जेक्ट्स में बड़े अच्छे अंक लाए हैं। ओके। सो जब आपकी स्ट्रैटेजी सही होगी तो आप बैठोगे एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ कि भैया मैंने तो 1250 पे दबा के तैयारी की है, दबा के तैयारी और 500 के जो नंबर है उसकी भी मैंने ठीक ठाक की है। तो बैलेंस हो जाएगा। एग्जैक्टली। बच्चे क्या करते हैं, जो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3 है उस पर ज्यादा मेहनत करते हैं, ओके। जबकि अंक उधर से कम मिलते हैं। ओके। और जहां से अंक ज्यादा मिलते हैं वहां पे ज्यादा मेहनत करो ज्यादा सर। मेहनत करो। कई सारे इंस्टीट्यूट्स तो ऐसे हैं जो एस्से की क्लास ही नहीं लेते हैं, 250 नंबर, और जो एथिक्स की क्लास ही ढंग से नहीं लगाते। सो 500 नंबर, और बच्चे को मन में ये डाल देते हैं पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ ये भी तो इंपॉर्टेंट है। उसके पैरेलल तो इसको भी लेके चलना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर। पॉलिटी फॉर एग्जाम्पल सर, पॉलिटी जीएस पेपर 2 का हिस्सा है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस दोनों मिला लेते हैं सर। ओके सर। जीएस पेपर 2 का हिस्सा है, 100 से 120 नंबर आते हैं सर। ओके। एक नंबर के पेपर 250 में से 120 नंबर का पॉलिटी एंड गवर्नेंस दोनों मान लेते हैं। ओके सर। पॉलिटी एंड गवर्नेंस दोनों को मिला के 110 से 130 घंटे की क्लास लगती है सर। ओके। एथिक्स का पेपर, चलो एथिक्स भी साइड में रखो, एस्से का पेपर 250 नंबर का है सर। ओके। एस्से 10 घंटे से ज़्यादा कोई नहीं पढ़ाता सर। अच्छा, पूरे साल में? यस। तो आप बताइए धोखा कहाँ हो रहा है और किसको हो रहा है? बिल्कुल सर। अगर उसी बच्चे को 10 घंटे की जगह उसको कम से कम 40-50 घंटे या 30 घंटे ही सही उसको बिठा के अच्छे से समझाया जाए, क्योंकि सर इससे भी जनरल ऐसे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब एजुकेशन पे या सोशल जस्टिस पे उसमें ऐसे नहीं लिखने का भी वे होना चाहिए ना। आप उनको सिखाएंगे किस तरीके से लिखना चाहिए। Exact. सर- अगर जितने प्रैक्टिस होंगे उतने अच्छे वो कर पाएंगे। सर इससे लिखाने से अच्छा सोचना कैसे, इस पे ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ओके सर। तभी आपके नंबर आएंगे। जो बच्चा एथिक्स और एस्से में अच्छा है वो टॉप 50 रैंक्स के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। ओके। सीधी सीधी बात है, और इसी की तैयारी जनरली कोई नहीं करवाता है। ओके सर, अगर आपको 3 पॉइंट बोलना हो स्ट्रेटजी बाय, तो क्या क्या 3 पॉइंट होना चाहिए अच्छे रिजल्ट लाने के लिए सर? मेंस की बात करूंगा तो मैं तो प्रीलिम्स की बात करता भी नहीं हूं सर। ओके सर, ठीक मैं है। मेंस की ही बात करता हूं सर। 1-2 महीने हो गए मान लीजिए आपको तैयारी शुरू करते हुए। ओके सर। जो भी आप चीज़ पढ़ते हो, वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमी हो, यकीन करें कि सोने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछे, क्या मैंने मेंस के लिए अपने नंबर बढ़ाने के लिए कुछ आज मैंने मेहनत की है कि नहीं की है? ओके। आज जो मैं पढ़ा हूँ 8 घंटे, 10 या 12 घंटे, मेंस के लिए मैंने कुछ पढ़ा है कि नहीं? अगर उसका सवाल का जवाब आता है हाँ मैंने पढ़ा है, तो आराम से सो जाइए। अगर जवाब आता है नहीं पढ़ा है, फिर से दोबारा उठिए, कुर्सी पे बैठ के तैयारी शुरू करिए। ओके, ये हो गया जब पहले तक 2-2.5 घंटे मेंस के ऊपर आप हर दिन नहीं लगाओगे, आपका नाम कभी भी 1 से 50 के बीच में नहीं आएगा। ओके सर। और लिखने में समय लगता है सर, राइट सर। क्योंकि जो हमारा अभी एजुकेशन जो सिस्टम है वो बच्चों को सोचने के लिए मांगता ही नहीं है सर। राइट सर। वो मांगता है कि आप रट्टा मारो और लिख के आ जाओ, आपको 90-100 अंक मिल जाएंगे। ओके, ये पहली पॉइंट हो गई। लेकिन
पहला पॉइंट। ओके सर। और दूसरा पॉइंट, अपना जो तरीका है लिखने का, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आंसर राइटिंग, ओके। इस पे आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि सर सिंपल सर, आप एक टीचर है, आप एक एवेल्युएटर है, राइट सर। आपको मान लीजिए रोज 50 पेपर आपको जांचने हैं। अगर सभी ने एक जैसा लिखा है तो आप तो बोर हो जाओगे। हाँ, तो आपको आपका पेपर अच्छा कैसे है, कैसे आपके पेपर में बहुत सारी चीजें उभर के आ रही हैं, ये दिखाना तो आपको सीखना पड़ेगा सर। राइट तो इसका जो स्ट्रक्चर ऑफ आंसर राइटिंग है, इस पे ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। एक तो हर दिन मेहनत, दूसरा स्ट्रक्चर पे काम, स्ट्रक्चर। और तीसरा अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। ओके। मैं सोच की बात इसलिए कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि किताब में जो लिखा है वो लिख के आना है, ओके। और इसका सवाल का जवाब है ना, जीरो। किताब में जो लिखा है, उसको आपने जो पढ़ा है, उसके ऊपर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, ये वहां पे लिख के आना है। ओके, आप अपने ओपिनियन को लिख के आना। यस, हर सवाल यूपीएससी का ओपिनियनेटेड क्वेश्चन ही होता है। बच्चा जो किताब में लिखा है वो लिख के आ जाता है, उससे अंक नहीं मिलते हैं। दो ही दो सब्जेक्ट है सर जो किताब में जैसी लिखी है वैसी लिखी जाती है। एक है ज्योग्राफी सर, जो आप अपना व्यक्तिगत अभिप्राय ज्योग्राफी में नहीं लगा सकते हैं, ओके। और दूसरी इतिहास सर। ओके। इतिहास में भी कुछ सवालों पे आप अपना व्यक्तिगत राय दे सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी एकमात्र एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको एज इट इज लिखना है। एज इट इज लिखना, जो उसके आपने पढ़ा अलावा वो लिखना। उसके अलावा हर एक सब्जेक्ट में आपकी राय लगती है, और आपको अपनी राय देनी है। जब तक आप राय नहीं दोगे, आपके अंक नहीं आएंगे। अगर सर बिल्कुल सोचो, मैं स्क्रेच स्टूडेंट हूँ, आज मैं आ गया बोरा बस्ता लेके, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? यूपीएससी संयम का खेल है। आपने जैसे बोला, आप बोरिया बिस्तरा लेके आ गए हो, यूपीएससी करना है, हाँ। तो एक मान के चलो आपको 3 साल लगेगा। यस सर। जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा सर। ओके। आपको 3 साल लगेगा। माइंड में ये बोलना है कि एक पुराना दोहा है ना सर, धीरे धीरे रे मना, हाँ। धीरे ही सब होत, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होत। राइट सर। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मोटिवेशन में उतर गए, आज तो 12 घंटे, कल तो 18 घंटे, परसों 24 घंटे, चौथे दिन अस्पताल। कोई फायदा है इसका? नो सर। नहीं। तो आपको एक अच्छा प्लान बनाना है, रूटीन बनाना है सर। यकीन मान के चलें, 3 महीने लगते हैं बच्चे को समझने के लिए कि सिलेबस क्या है, ओके सर। और 6 महीने लगते हैं ये समझने के लिए यूपीएससी मेरे से चाहता क्या है। इसको समझने में 6 महीना लग जाएगा, तो 6 महीने में तैयारी कैसे हो जाएगी? तैयारी कैसे हो जाएगी? राइट सर। सो तैयारी को 3 साल लगते हैं, संयम से रहना है। और दूसरा, मुझे बदलना होगा, ये मानसिकता आपको बढ़ानी। मैं सही नहीं हूं, मुझे बदलना होगा, और मुझे कुछ करना है देश के लिए, इस भाव की वजह से बदलना होगा। और सर एक वो वाली बात है ना, कर गुजरने की तमन्ना होनी चाहिए। राइट सर। सर जैसे मैं अब्दुल कलाम जी की मैं बात करता हूँ, अब्दुल कलाम बोलते ही हम अपने मन में एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, पॉजिटिव फीलिंग है ना आ सर? जाती है। लेकिन मैं आईएएस ऑफिसर बोलता हूँ, एक नेगेटिव फीलिंग आती है, करप्शन ध्यान में आता है, या फिर ना हाई हेडेडनेस जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल किसी की सुनता नहीं है यार ये। तो वो वाला भाव अपने पर्सनालिटी से डिलीट करना है। ओके। एक अपने आप को समर्पण करना है कि मैं देश के लिए, समाज के लिए, अपने देश के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। सो ये पॉजिटिव फीलिंग लेके आओगे तो सर ये जो सफ़र है 3 साल का, इसमें कष्ट नहीं दिखेगा। ओके, सबसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहिए अपने आप से कि मैं आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहता हूँ? बहुत अच्छा सवाल है सर। हाँ। 99% बच्चों को पता ही नहीं है कि आईएएस ऑफिसर करता क्या है। यस सर। पता ही नहीं है। बस वो रुतबा है, वो देख हाँ के। सर, रुतबा भी आपको दिख रहा है, हाँ। शायद सच्चाई में ना हो, हाँ। शायद सच्चाई में ना हो। रुतबा सर एट द एंड ऑफ द डे आप मान के चलिए, असली रुतबा पॉलिटिशियन का ही है। ओके। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा। आपका मकसद रुतबा नहीं है, ये सर्विस है सर। इसका नाम सिविल सर्विसेज एग्जाम है। राइट सर मिलिट्री सर्विस हुआ, सिविल सर्विस हुआ। आपको पता है सिविल सर्विसेज की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? क्या है सर? ए सर्विस दैट इज नॉट मिलिट्री इन नेचर। ओके। ये डेफिनेशन है सिविल सर्विस का। तो आप सर्विस करने के लिए देश के प्रति एक क्या कहते हैं, एक मुझे देना है, सेवा करना, सेवा का भाव, उस भाव से आपको आगे आना होगा। हाँ सर, आपको रुतबा भी मिलेगा, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगी, आपको गाड़ी बंगला घर बाहर सब मिलेगा, लेकिन मकसद को नहीं भूलना है।
ओके सर सर करप्शन कर आपने भी सुना होगा, बहुत सारे जब अधिकारी बन जाते हैं पहले उनके मोटिव अलग रहते हैं, जब वो बनते हैं तब तो लगता है कि मैं बदलूंगा, लेकिन बाद में उसके बारे में हम लोग जब मीडिया के थ्रू जानते हैं कि इसने ऐसा करप्शन कर लिया, तो क्या लगता है सर क्यों इतना नाम फेम सर होने के बाद? गुस्सा बहुत आता है सर। हम्म सर ये वह व्यक्ति है हम्म जिसने तैयारी के दौरान अपने पर्सनालिटी पे काम नहीं किया है सर। ओके अगर जो बच्चा पर्सनालिटी पे काम करेगा सर, वो करप्शन का शिकार कभी भी नहीं होगा सर। ओके सर एक बात याद रखें, मैं बच्चों को भी और कई सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी आपके द्वारा मैं बोलना चाहता हूँ, समाज में करप्शन बहुत ज़्यादा पारिवारिक वजह से भी है सर। ओके किसी भी आईएएस ऑफिसर को, वो महिला हो या पुरुष हो, अपने घर वालों के दबाव में आके करप्शन नहीं करना, ओके क्योंकि जब जेल जाओगे तुम अकेले जाओगे, घर वाला कोई साथ नहीं आएगा, हाँ, तुम्हारे भाई तुम्हारे बीवी भी नहीं जाएगी। कोई नहीं आएगा, ना बच्चा आएगा, ना बीवी होगी, ना बाप आएगा, ना भैया आएगा। हाँ हाँ तो उनके लिए सर करप्शन आदमी क्यों करता है? अपने फैमिली को कंफर्ट देने के लिए करता राइट है कि ना सर? आप करप्शन करोगे, मान लो आप ही आईएएस ऑफिसर हो, आपने करप्शन किया, आपने कहीं से 50 लाख रुपए की घूस खाई, यस सर। सर आप खुद कितना खाओगे सर? हाँ मुश्किल से 50,000 का खुद अपने लिए खरीदो, कुछ कपड़े खरीदोगे या कुछ एक मोबाइल फोन खरीदोगे, बाकी पूरा परिवार के लिए दोगे ना सर। हाँ सो परिवार के लिए आपने जेल नहीं जाना है सर, सीधी बात है। जिस दिन आपका परिवार आपसे बोले कि मुझे ये चाहिए, आपने पलट के परिवार को एक ही बात बोलना, ये मेरी तनख्वाह है, ये मेरा ओहदा है, ये मेरी हैसियत है, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता, रहना हो तो रहो, नहीं तो दरवाज़ा वो रात निकलो घर से। आपको ये करना होगा। जिस दिन आप करोगे ये घर में पहली बार, आप जिंदगी में कभी करप्शन आप करोगे ही नहीं, क्योंकि घर वाला कोई आपके ऊपर प्रेशर डालेगा ही नहीं। ओके बहुत सर ये विज्ञान है, साइंस ये कहता है, साइकोलॉजी ये कहती है, एक इंसान करप्शन अपने परिवार के लिए ही करता है। ओके परिवार के लिए करप्शन कभी भी नहीं करना, खुद के या लिए भी तो लालच नहीं में कर लेते हैं। नहीं करना है सर, क्योंकि जब पकड़े जाओगे जेल तुम खुद जाओगे, परिवार वाला कोई साथ नहीं आएगा। और गलत का अंत होता ही है। होता ही है सर, और गलत आपके हिस्से में आ रहा है, परिवार वालों के हिस्से में नहीं। अगर मैं स्पिरिचुअल भी बात करूं तो आपके हिस्से में तो सब ब्लैक एंट्री हो रहा है, ब्लैक एंट्री हो रहा है। हाँ, उनके हिस्से में तो खुशहाली है। ओके सर, जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, देख रहा था, बहुत सारा वीडियोस मैंने देखा, अच्छा, तो आप बोलते सर यूपीएससी इज नॉट ए टफ एग्जाम। हाँ जी सर। हाँ, सर हाउ इट पॉसिबल? जब बीपीएससी का तैयारी करने आता है तो बच्चे बोलते हैं बहुत टफ है, मैंने नहीं। टीचर को भी बोलते हुए नहीं देखा। नहीं, मैं आपसे थोड़ा इस बात से कतराऊंगा सर। ओके अगर आपको लगता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम टफ है, तो आप कैट का पेपर निकाल के देखिए सर, आप एनडीए का पेपर निकाल के देखिए, आप एएफएमसी का एंट्रेंस एग्जाम का पेपर निकाल के देखिए, आप आईआईटी का पेपर का निकाल के देखिए। कभी आपने सुना है कि कैट का एग्जाम बहुत टफ है? कहीं वीडियो बना है? नहीं बना। नहीं बना है। जब पेपर निकाल के देखिए आपको पता चलेगा कि टफ होता क्या है। सर यूपीएससी सिंपल एग्जाम है, इजी नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इजी है ना, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल एग्जाम। ये सिंपल एग्जाम है, हम इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं सर। और इस कॉम्प्लिकेट करने की प्रक्रिया में इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा रोल है सर, क्योंकि इंस्टीट्यूट चाहता है। सर आप खुद इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आप खुद बोल रहे हैं हाँ इंस्टीट्यूट। बराबर बोल रहा हूँ सर, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे ऊपर ही पूरा डिपेंड हो जाए, ओके ताकि हर कोर्स मेरे से ही खरीदे, फाउंडेशन भी मेरे से ही खरीदे, हर चीज मेरे से ही खरीदे। हमेशा याद रखना सर, 4 प्रिंसिपल है ये यूपीएससी एग्जाम के। सर मेरे से कई लोगों ने पूछा कि कोचिंग जरूरी है, मैंने हमेशा जवाब दिया नहीं है। ओके हमेशा मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूं, लेकिन फिर भी मैंने हमेशा यही जवाब दिया है कि कोचिंग ज़रूरी नहीं है। मैं आपके प्लेटफॉर्म में भी यही जवाब देना चाहता हूं कि कोचिंग ज़रूरी नहीं है। अगर आपके अंदर एक डिसिप्लिन है, अगर आपके अंदर एक रूटीन प्लान बना के उसके हिसाब से मैं पढ़ाई करूंगा, ये आपके अंदर समझ है, एक सेल्फ कंट्रोल है, कुछ पढ़ते हो तो चीज़ें समझ में आती हैं, तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको मेंटर की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है सर। ओके क्योंकि सर कोचिंग उस बच्चे को चाहिए जिसका खुद का डिसिप्लिन ना हो, ओके जिसको पढ़ने पे चीज़ें समझ नहीं आती हो, जिसको कदम कदम पे किसी की हेल्प की ज़रूरत हो, उस बच्चे के लिए कोचिंग ज़रूरी है। सर कोचिंग का एक ही मकसद है सर, सिंपल, वेदर यू आर ए वीक स्टूडेंट और ए स्ट्रांग स्टूडेंट, कोचिंग का एक ही मकसद है, आपका जो प्रिपरेशन का टाइम है उसको कम करना, बस।
ओके, जैसे आपने जो चीज़ को 2 साल में कर रहे हैं यस, उसको ये 1.5 साल में यहाँ कर पे एक सवा एक साल में, जो बाहर आपको 3 साढ़े 3 साल लगेगा, यहाँ पे सवा एक साल आपको लगेगा। जैसे सब सर टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है सर? सर टेस्ट आपका मतलब टेस्ट सीरीज तो मॉक नहीं, टेस्ट जो मॉक टेस्ट सर मैं तो बच्चों को यही बोलूंगा कि ना दें, अच्छा मॉक टेस्ट ना दें? नहीं देना चाहिए, नहीं सर। हो सकता है कई लोगों को मेरी ये बात पसंद ना है, मॉक टेस्ट मैं भी कंडक्ट कराता हूँ, ओके, लेकिन मैं अगर किसी को सुझाव दूंगा तो मैं यही बोलूंगा मॉक टेस्ट मत दो। क्यों नहीं सर, मॉक टेस्ट क्यों नहीं देना? नहीं तो सर, प्रैक्टिस क्योंकि होता है सर ना। एक तो सर जो पेपर सेट होता है हाँ, वो यूपीएससी के स्टैंडर्ड का नहीं होता है, और सर ये जो इंस्टीट्यूट पेपर बनाते हैं सर, ये बेसिकली ये साबित करना चाहते हैं कि मेरा पेपर मार्केट में सबसे ज़्यादा टफ है, और आप मॉक इंटरव्यू देने गए और आपके नंबर बहुत कम आए, ये आपके कॉन्फिडेंस को किल कर देता है। राइट सर। सो क्यों हम अपने कॉन्फिडेंस को किल करवाएं वैसा मॉक टेस्ट देकर जो यूपीएससी के स्टैंडर्ड का बना ही ना हो? ओके, क्यों मैं उसको अननेसेसरली मेरा स्ट्रेस क्यों बढ़ाऊं? उससे अच्छा है जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आप जो यूपीएससी के ही पुराने जो सवाल के पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसको सॉल्व करें। आपको बाहर मॉक टेस्ट देने की जाने की ज़रूरत कहाँ से आ गई? ज़रूरत ही नहीं है सर। हाँ, हो सकता है कि 100 सवाल में 20 सवाल उस साल के करंट अफेयर्स को लेकर के हो सकते हैं, उसका आपको जवाब ना आता हो, कोई बात नहीं, बट आपने इस साल के करंट अफेयर्स की तैयारी तो की है, तो काफ़ी है। तो वहाँ से भी आपके रिजल्ट यस, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा सर। इनफैक्ट यू बिलीव मी सर, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कभी मॉक टेस्ट दिया भी नहीं है, ना कोई मॉक टेस्ट दिया है, ना कोई मॉक इंटरव्यू दिया है। मैं कल एक मेरे पुराने दोस्त से बात कर रहा था, मेरा बहुत जूनियर है आर्मी में, मेजर हीरा करके हैं सर। ओके, ही इज इन IRS नो, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में पोस्टेड है। मेरी परसों उससे बात हुई थी, वो बोलता है सर मेरा एक पॉडकास्ट था स्मिता मैम के साथ, Okay. मैंने ANI पॉडकास्ट में दिया था। Okay. उसने देखा और मेरे को मैसेज किया, सर आपने जो भी बातें कही हैं 100% ट्रुथ है, मैंने अपने लाइफ में कभी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया, मैंने कभी लाइफ में कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया, इसकी वजह से मैं हमेशा एग्जामिनेशन हॉल में कॉन्फिडेंस के साथ गया हूँ। सर मॉक टेस्ट का एक फ़ायदा हो सकता है कि हो सकता है आपको परीक्षा के दिन टाइम मैनेज कैसा करना है, ये इसकी आपको समझ आ सकती है, लेकिन आपने जो 2026 का पेपर देखा है उसका भी फ़ायदा आपको मॉक टेस्ट से नहीं मिलेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट तो उसके लेवल को कभी पहुंच ही नहीं पाए। ओके, चलिए सर, अब आते हैं हम लोग सर इस पे। सर आप इतना अच्छा हैदराबाद में काम कर रहे थे सर, जी सर। और सर फिर बिहार आने का कैसे मन में आया? क्या मोटिव है सर बिहार आने का? सर 2 रीज़न है सर। हैदराबाद में काम आपने कहा कर रहे थे, हाँ। मैं अभी भी कर रहा हूँ। अच्छा, ओके, यस सर। ठीक है, अभी भी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे बच्चे वहाँ के सुनेंगे तो मर जाएंगे सर, ठीक है, तो बोलेंगे सर हमको छोड़ के जा रहे हो। छोड़ के नहीं, जा रहे तो बिल्कुल भी नहीं सर। बिहार आने के 2 रीज़न है सर। ओके, पिछले 5-6 साल से मैं हर साल दिल्ली में मेंस आंसर राइटिंग के क्लासेस चलाता हूँ, और इंटरव्यू के क्लासेस भी चलाता हूँ सर। सो मैंने बिहार के बच्चे में सर, मतलब मैं क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट यहाँ बिहार में लगा रहा हूँ, मैं बिहार के बच्चों को ऐसे ही फेकली मैं प्रेज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ सर। ओके, मैंने देखा है सर, जो मेहनत बिहार का बच्चा कर सकता है और किसी राष्ट्र का बच्चा नहीं कर सकता है सर। ओके, लेकिन इतना मेहनत के बावजूद भी सफलता हाथ नहीं आ रही है सर, Right, और sir. खास करके हिंदी मीडियम के बच्चों। यस सर। सो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है सर, कहीं ना कहीं जो पढ़ने का सही तरीका है, जो उसको अप्रोच ऑफ प्रिपरेशन बोलते हैं, उसमें बहुत कमी है सर। सो बिहार जैसे स्टेट में जिन्होंने हजारों लाखों यूपीएससी छात्र बनाए हैं सक्सेसफुल, IAS IPS IFS, आज आप काडर में चले जाइए सर, IAS में हर तीसरा चौथा जो IAS ऑफिसर है वो बिहारी है। राइट, सो इतना पोटेंशियल होने के बावजूद रिजल्ट का कम होना, उसके पीछे कोई कारण होगा, और उसका कारण ये है कि यहाँ पे जो पढ़ने का तरीका है वो मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड तैयारी नहीं हो रही है। सो सिंक्स क्लासेस के माध्यम से मैं बच्चों को डे 1 से मेंस और इंटरव्यू के माध्यम से कैसे तैयारी करनी चाहिए, उस अंश में मैं इनको ट्रेनिंग देना चाहता हूँ सर एक चीज़ और बिहार के बच्चे में दिखा होगा, लेक ऑफ कम्युनिकेशन भी दिखा होगा। हाँ जी सर। नहीं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन सर, हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत अच्छे हैं सर, ओके, लेकिन अंग्रेजी मीडियम के बच्चों में बहुत सारा ये देखा गया कि एक उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी है सर। हाँ, सर, वो अंडर lack of- कॉन्फिडेंट अपने आप को फील कर। हाँ जी, हाँ जी। अगर नॉलेज उनके पास सफिशिएंट है 100 सर बेहतर है, सफिशिएंट नहीं, दूसरों से ज़्यादा है। साउथ के लड़के से ज़्यादा नॉलेज बेस यूपी के बच्चा और बिहार के बच्चे में, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का तरीका उसका ठीक नहीं है। तो वहीं पे सिंग्स क्लासेस काम करेगा सर। ओके, डे 1 में क्लासेस में डिबेट्स चलेंगी सर, ग्रुप डिस्कशन चलेगा, लेक्चरेट्स चलेंगे, एलोक्यूशंस करवाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं सर।
सर जैसे सर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में भी है सर, आप और से क्या अलग करेंगे, क्यों बच्चे आपको चूज करें सर? सर दो तीन चीज़ें हैं सर। हाँ। एक है कोचिंग, एक है मेंटरिंग। ओके सर। सर कोचिंग में क्या होता है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से आपकी तरफ आ रहा है। यस सर। मेंटरिंग में क्या है, इन्फॉर्मेशन आ रहा है, इन्फॉर्मेशन के साथ Implement. सोचने का तरीका भी आ रहा है सर। ओके सोचने का तरीका मैं आपको हर क्लास में सोचने पे मजबूर कर दूँ। ओके और हर मेरी क्लास में ऐसा जनरली रहता है कि बच्चा कहीं ना कहीं गुम हो जाता है ख्याल में। मैं सडनली मैं रोक के बोलता हूँ, बेटा कहाँ गुम हो गई? बोला सर आपने बात ही ऐसी करी कि मैं गुम हो गई। ओके सो ये एक बात हमको पकड़ना चाहिए कि बच्चे के अंदर क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। डे वन से उस वीकनेस को और स्ट्रेंथ को पकड़ना है और बच्चों को उसके ऊपर काम करवाना है। वहाँ पे सिंग्स क्लासेस दूसरे इंस्टीट्यूट से अलग होगा। कहाँ सर, पटना में कहाँ खोल रहे हैं, क्या लोकेशन में? बोरिंग रोड पे है सर, बोरिंग रोड पे ही अपना इंस्टीट्यूट सिंग्स क्लासेस आ रहा है सर। और मैं एक बात बताता हूँ सर, यस सर। मेरे बच्चे को, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा, आप हजारों लोग की पब्लिक है उसके सामने स्टेज पे खड़ा कर दे, वो कॉन्फिडेंस से बात करेगा। वो हिंदी मीडियम क्यों ना हो, वो इंग्लिश मीडियम क्यों ना हो। सर मैं कभी भी, मैं फिर से बोल रहा हूँ सर, मैं कभी भी सक्सेस गारंटी नहीं करता हूँ सर। ओके क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी प्ले करता है। मैं सक्सेस की गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक अच्छे लर्निंग एक्सपीरियंस की गारंटी दूंगा, एक अच्छे पर्सनालिटी की गारंटी दूंगा, आपके सोच विचार को मैं बदलूंगा। ओके, ये कह सकते हैं अगर हो सकता हो जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें वो अच्छे नहीं करे, लेकिन बट वो अच्छे इंसान बन के जाओ। 100%। एक वो सर, दूसरी बात, आपका प्लान बी क्या होना चाहिए उसको मैं गाइड करूँ। ओके आपका एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हुए, आपका स्किल, आप में क्या एक अच्छी काबिलियत है उसको देखते हुए, फर्स्ट ईयर के बाद से ही आपके प्लान बी पे भी मैं काम करना शुरू करूंगा और वहां पर भी मैं आपको हेल्प प्रोवाइड करूंगा। ओके सर, यूपीएससी वाले बच्चों के लिए प्लान बी क्या होना चाहिए? यूपीएससी के बच्चों के लिए हाँ। सर बीपीएससी एक बहुत अच्छा प्लान भी है सर। ओके सीडीएस एनडीए एक बहुत अच्छा प्लान भी है सर। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीएपीएफ, ये बहुत अच्छा प्लान भी है सर। बैंकिंग सर्विसेज एक बहुत अच्छा प्लान भी है सर। अगर आपका मैथ्स और इंग्लिश अच्छा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे इंस्टीट्यूशन है, नाबार्ड जैसा इंस्टीट्यूशन है, वो बहुत अच्छा है सर। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, सेबी हो गया, ऐसे संस्थाएं बहुत अच्छी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, ब्यूरो ऑफ सिविलिएशन सिक्योरिटी के, आईबी के क्लासेस होती हैं सर मेरे पास। इंटेलिजेंस ब्यूरो में आईबी ACIO 2 का पद होता है, वो डिप्टी डीएसपी से नीचे वाला पद है सर, वो उसकी भी मैं तैयारी करवाऊंगा सर। सर ऑप्शंस बतेरे हैं प्लान बी के, लेकिन हम प्लान बी का बटन तब दबाएंगे जब आपकी 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। ओके, उससे पहले नहीं, उससे पहले करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ जी फिर यहाँ भी अपना 100% नहीं दे पाया, वहाँ पर भी 100% नहीं दे पाए। तो फिर वो लगेगा कि यार वो कर लेते तो बेहतर होता। Exactly. तो ये डाउट में सर, एक बच्चे के पास जैसे कोई बच्चे पढ़ रहा है तो पेरेंटिंग का कितना रोल लगता है आपको सर? 100% सर, पेरेंट सपोर्ट के बिना बच्चा तो पास ही नहीं हो पाएगा क्या यूपीएस। सर एक बच्चे के लिए पेरेंट का क्या सपोर्ट होना चाहिए? आपने सर हजारों बच्चों को देखा होगा सर, हजारों पेरेंट्स को भी देखा आपने सर, तो क्या फील किया जो बच्चे अच्छे कर रहे थे उनके पेरेंट्स का क्या उनके साथ सर भावना पेरेंट्स रहता? का सबसे बड़ा इशू ये है सर, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं सर जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं सर, यस सर। है ना सर। तो यहाँ पे पेरेंट्स का प्रॉब्लम क्या आता है सर, घर की आर्थिक हालात ठीक नहीं होते हैं सर। यस सर। तो कहीं ना कहीं हर रोज़ जब भी बच्चों से बात होती है, तुझे पता है ना हम कितनी मुश्किल से तुझे पढ़ा रहे हैं, तू पढ़ रहा है कि सड़कों पे घूम रहा है। पढ़ने वाला बच्चा भी स्ट्रेस में आ जाएगा सर। तो जो घर में जो तकलीफ़ें हैं, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की तकलीफ़ें हैं, वो सब चीज़ें बच्चों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और एक बार मैं मानता हूँ कि बहुत मुश्किल से बच्चे पढ़ाई करते हैं यूपीएससी की। कोई घर ज़मीन बेच के आता है, कोई सोना बेच के आता है, कोई सोना गिरवी रख के आता है, या कहीं से उधार लेके आता है। मैं मानता हूँ ये सब चीज़ें सर, लेकिन आप बार बार इस बारे में बच्चों से बात करोगे तो बच्चा एक गिल्ट ट्रिप पे चला जाता है कि क्या मैं अपने परिवार के लिए बोझ हो गया हूँ, क्या यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा, मैं चले जाऊँ क्या छोड़ के, कुछ और कर लूँ क्या, जहाँ 20-25 हज़ार रुपये महीना निकल जाए वहाँ वो पहले कर लूँ क्या। तो ये सारे सवाल आते हैं सर। सो पेरेंट्स से एक ही गुजारिश है सर, ये एक बहुत डिफरेंट एग्ज़ाम है, इसमें 2-3 साल लगते हैं, थोड़ा आप संयम से बरताएं। और एक सबसे बड़ी बात सर, ये तो पेरेंट्स के लिए इतनी बड़ी बात है, किसी को भी मत बताइए कि आपका बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। डोंट एडवर्टाइज द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, क्योंकि इससे बच्चे के ऊपर बहुत स्ट्रेस पड़ता है।
कभी शायद बच्चा आपके साथ शेयर ना करे, लेकिन सच्चाई ये है कि बच्चे के ऊपर बहुत स्ट्रेस गिरता है, तो इसको डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आपके खुद के भाई भतीजे जितने भी हैं, उनको भी मत बताइए कि आपके बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बोल दिए किसी बैंक की तैयारी करने के लिए पटना गया है या दिल्ली गया है। डोंट टेल देम द रियल रीजन, क्योंकि सर कोई भी नहीं चाहता कि आप कामयाब हो। यस सर। सो क्या होगा, द मोमेंट आप बोलोगे पेरेंट्स के हमारा बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो एक नेगेटिव एनर्जी उसकी तरफ आना शुरू हो जाएगी सर। वो नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं हमको नुकसानदायक है सर। तो इसलिए मैं यही पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा कि किसी को मत बताएं कि आपका बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। सर आपने दोनों लाइफ जिया है, एक आर्मी ऑफिसर का, एक सिविलियन का भी जी रहे, तो क्या डिफरेंस लगा दोनों में सर? सर आर्मी लाइफ का तो कंपैरिजन ही नहीं है सर। 24 घंटे सतर्क रहना है, 24/7 देश के लिए, दिन नहीं रात नहीं, आसमान नहीं धरती नहीं, कहीं भी बोला जाना है, यस सर हो जाएगा सर, ऑन इट सर, वी आर डूइंग इट सर, यही एक। सिविल में थोड़ा अलग है सर। सिविल में जैसे लोग अपने वादों पे नहीं खड़े होते हैं, तो मुझे वो उस डायमेंशन में थोड़ा और समय लगेगा मुझे लगता है, क्योंकि मैं सर वक्त का बहुत पाबंद हूँ और अपनी ज़बान का बहुत पाबंद हूँ सर। तो लेकिन सिविल में वो थोड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं धांधलेबाजी, कहीं ना कहीं धोखेबाजी, किसी से 10,000 एक्स्ट्रा निकल जाए, किसी से 5,000 एक्स्ट्रा निकल जाए, ये जो सोच विचार है खास करके इस यूपीएससी के इंडस्ट्री में, यहाँ थोड़ा मुझे मुश्किल हो रही है सर। बट डेफिनेटली सर बहुत ऐसे अच्छे टीचर्स हैं मेरे पास जो सर पैसों के लिए नहीं पढ़ाते हैं सर, उनको पढ़ाने की इच्छा है इसलिए पढ़ाते हैं। मेरे पास कई टीचर ऐसे हैं सर जिन्होंने सरकारी नौकरियां छोड़ के टीचिंग शुरू किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ Yes, सर, sir. मैंने छः सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब छोड़े, 6, एक नहीं दो नहीं 6 मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब छोड़ के फाइनली मैं ये कर रहा हूँ सर। तो कहीं ना कहीं एक लोग पॉजिटिव हैं सर, बाहर भी है, ऐसी बात नहीं कि हर सिविलियन खराब है, ये बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हाँ सर, अभी भी तकलीफ थोड़ा हो सा रही है। तकलीफ है। हाँ जी, मैंने असमीज भाषा सीखी, पंजाबी मुझे आती है, हिंदी मुझे आती है, अंग्रेजी मुझे आती है, तेलुगु मुझे आती है, मराठी 90% समझ लेता हूँ सर, 10% की दिक्कत आती है। मणिपुरी मैंने सीख रखा है, कश्मीरी डोगरी हमको सिखाते हैं जब जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टिंग होती है। तो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं सर, इसको वर्बल इंटेलिजेंस बोलते हैं। मैं वर्बल इंटेलिजेंस में थोड़ा अच्छा हूँ सर, Okay. बात अच्छे से कर इसका क्या बेनिफिट होता है सर आप? कन्विंसिंग स्किल्स अच्छी हो जाती हैं सर। एक तो कन्विंसिंग स्किल्स अच्छी हो जाती हैं सर। लैंग्वेज आदमी को जोड़ता है सर। मान लीजिए आप बिहार से हैं, आप अमेरिका गए हो, कहीं बिहारी मिल गया आपको, हाँ, तो जो वहां पर बिहारी से वो किस से कनेक्ट कर रहा है? लैंग्वेज से। लैंग्वेज से कनेक्ट So एकदम अच्छे language- से बातचीत, हाँ, भाईचारा बढ़ जाए। लैंग्वेज कनेक्ट्स पीपल सर। ओके सो वहां से बहुत अच्छा एक अपनापन आ जाता है सर। तो वहां पे मेरे को लोगों को कन्विंस करने में बहुत आसानी होती है। ओके। जैसे सर बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सर, उसमें कितना लैंग्वेज मैटर करता है? अगर कोई हिंदी, जैसे बिहार से एक सब्जेक्ट है ना सर, हाँ, एक तो इंग्लिश सब्जेक्ट है कंपलसरी मेंस में, और दूसरा एक और इंडियन लैंग्वेज सब्जेक्ट है। तो आपको तो लिखना पढ़ना तो आना चाहिए सर। 25% मार्क्स लाना अनिवार्य है उसमें। 300 नंबर का पेपर है, 75 नंबर आपने लाने ही लाने हैं सर उसमें। तो बट इसके अलावा सर आपकी जब पोस्टिंग होगी सर, ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी संस्था है, मान लीजिए आपको कार्डर मिल गया असम का, यस सर, तो आपको एसएमएस सिखाई जाएगी सर एज पार्ट ऑफ योर जॉब। ओके तो नॉर्थ इंडिया, बिहार के इतने आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर जो तेलुगु बोलते हैं सर। ओके। हाँ तो उनको समय दिए जाते हैं? हाँ, समय भी दिया जाता है, ट्रेनिंग भी दी जाती है, उसका एग्जाम लगता है। ओके हाँ, तो कहीं ना कहीं आपको डॉक्यूमेंट हो सकता है तेलुगु में पढ़ना पड़े, आपको लोगों से जब बात करनी हो सकता है तेलुगु में बात करना पड़े। तो बहुत सारे बिहारी हैं सर, जो लड़के लड़कियां आईएएस ऑफिसर्स आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो तेलुगु में बात करते हैं सर। यू हैव टू लर्न, ओके। आपको तो सीखना ही पड़ेगा सर। हाँ, सीखना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे आपको सर्वाइव जब आपको कार्डर मिला है, आप केरला पोस्टिंग होती है, मलयालम सीखते हो सर आप, सबसे टफेस्ट लैंग्वेज इंडिया का, मुझे आज तक नहीं आया सर। सर जैसे कि सर आपने बहुत एक्सप्लोर किया है, मुझे पता लग रहा है कि आप इंटरनेशनली भी बहुत घूमे हैं। हाँ जी सर इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें, स्कूल एजुकेशन जो है, इसको कैसे देखते हैं आप सर? क्या बहुत- चेंज होना चाहिए सर बहुत खामियां हैं सर, बहुत ज़्यादा। जापानीज ने सर एक रिसर्च किया था हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। ओके उन्होंने बताया था कि भैया तुम इतने साल स्कूल में बच्चे को क्यों रख रहे हो? एलकेजी यूकेजी फिर 1 to 10 12 साल स्कूल में, बोला 5 साल तो ऐसे ही माइनस कर दो इसके। हाँ सर जापानीज लोग क्या बोलते हैं पता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें,
प्री प्राइमरी, फिर एलकेजी, यूकेजी, राइट, फिर 10 साल फिर स्कूल 1 के, 2 3 तो 4 12 साल तो ये हो गए। यस सर, और 11वीं 12वीं 14 साल, 14 और ग्रेजुएशन के 3 साल 17 साल। 17 साल। बोला 17 साल क्यों पढ़ा रहे हो बच्चे को? जापान में इतना नहीं पढ़ाया जाता है। जापानीज बोलता है 16 साल की उम्र में बच्चा मार्केट को अवेलेबल होना चाहिए। 16-17 साल की उम्र में, ओके, 17 साल की उम्र में माइंड बहुत शार्प होता है सर। यस सर, हाँ, माइंड बहुत शार्प होता है, क्योंकि अब हमारे प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम बाहर आते आते 21, 22, 23, 24 साल लग रहे हैं। बोला 24 साल में तो उसका साइक खत्म हो गया। अभी तो जो इन्वेंशन करना है वो तो माइंड वैसे काम ही नहीं कर रहा है। हाँ, सो वो बोलते हैं नहीं, ये हमको चाहिए भी नहीं। 16-17 मैक्सिमम, 17 में बच्चा मार्केट को अवेलेबल होना चाहिए। सर आपका फोन खराब है, यस सर। आपको क्या लगता है एक यंग बच्चा आपका फोन ठीक कर सकता है या बुजुर्ग आदमी ठीक कर सकता यंग जल्दी कर सकता है, वो भी कर सकता है, बट इनका एफिशिएंसी ज़्यादा है? होगा। ज्यादा होता है, रिस्क टेकिंग ज्यादा है। यस सर, सो जो यंग जनरेशन होता है, जो टीनेज में होता है, उसकी सोचने की क्षमता, उसके कुछ काम करने की क्षमता अच्छी होती है। सर गोल्डन रूल क्या होना चाहिए स्टडी के लिए सर? नॉट रोट लर्निंग सर, रोट लर्निंग नहीं होना चाहिए। जो रट्टा मार के जो सिखाया जाता है उसको हटाने की बहुत ज़रूरत है सर। और जो रिटर्न एग्जाम का जो सिस्टम है ना सर, इसको चेंज करके, जो आपको याद हो अगर स्कूल में एलकेजी यूकेजी में वो होता था, आपको बोलना भी पड़ता था, हाँ, बोलना पोएम भी गाना पड़ता। है। हाँ। हाँ, तो ये लर्निंग प्रोसेस में स्पीकिंग प्रोसेस भी लाना बहुत ज़रूरी है सर। ओके, जो सर बहुत सारे बच्चे लिखने में बहुत अव्वल है सर, बात करना आता नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। यस तो कहीं ना कहीं जो अपना प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन है उसमें स्पीकिंग स्किल्स को भी ऐड करना बहुत जरूरी है सर। वाइवा होता है, नहीं होता है कि बात नहीं है, होता है। हाँ। बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है कितना सीरियसली होता कितना सीरियस, यस सर, है ना। वो अगर आपका अटेंडेंस 100% है, वाइवा में 100% नंबर मिल जाए। हाँ, और बहुत सारे कॉलेजेस में वाइवा सिर्फ नाम के वास्ते होता है, तो फिर क्या फायदा सर? अच्छा सर, मौका मिल जाए आपको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए तो आप क्या 3 पहले चीज़ें चेंजेस करेंगे? सब तो सर पहले तो हो सकता है सर, अगर मुझे बनाया जाए, अगर मेरे हाथ में है, मैं तो इमेजिनेशन करके चल रहा हूँ। हाँ, यस सर। जो प्राइवेट स्कूल है मैं सबको बंद करा दूंगा अच्छा, सर। आप यकीन मान के चले, आज तक कोई भी बड़ा आदमी प्राइवेट स्कूल से नहीं आया है सर। प्राइवेट स्कूल से जो आदमी बड़ा हुआ है वो सिर्फ खुद के लिए हुआ है, ओके, वो खुदगर्ज पैदा हुआ है सर। यस, जो गवर्नमेंट स्कूल से निकला है वही देश का नेता हुआ है, और वही देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए लायक हुआ है। सबसे पहले तो सर जो गवर्नमेंट स्कूल की हालत है, दुर्गति है सर। आपको 2 चीज़ें जान के आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदाज़ा हो जाएगा। सरकारी स्कूल के टॉयलेट को आप विजिट करिए, गवर्नमेंट अस्पताल के मॉर्चरी को आप विजिट करिए, आपको सच्चाई से आप रूबरू हो जाओगे। अगर जिस डिस्ट्रिक्ट में कोई आईएएस ऑफिसर पोस्टेड है, अगर गवर्नमेंट स्कूल की हालत खराब है, डायरेक्ट जिम्मेदारी आईएएस ऑफिसर की है सर। यस, अगर आप एक बच्चे को टॉयलेट ढंग का नहीं दे पा रहे हो तो बच्चे को कौन भेजेगा स्कूल सर? और अगर आप हेल्थ सेक्टर की बात करो तो आप मॉर्चरी जाइए, आपको लाशें कहाँ कैसे पड़े हुए मिलेंगी, आपको देख के आप कितने दिन तो सोओगे नहीं आप। ओके, ये सच्चाई है सर। तो हमको इस दिशा में डेफिनेटली काम करना है सर। पहली चीज़। दूसरी चीज़ सर? दूसरी चीज़, जो टीचरों की हालत है गवर्नमेंट स्कूल में बहुत ख़राब है। अगर मेरे हाथ में है तो मैं उसी दिन डिसमिस कर दूँ सारी टीचर? सर। लाखों रुपए की तनख्वाह है, यस सर, और पढ़ाना किसी को नहीं आता है, किसी को मतलब बहुत सारे लोगों को। मैं हर टीचर पे मेरी उंगली नहीं है सर। यस सर, मेरी उंगली उसी टीचर पे है जो मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है, ना पाठ ढंग से पढ़ा रहा है, ना क्या कहते हैं डिसिप्लिन से स्कूल जा रहा है, ना कोई ढंग का कंट्रीब्यूशन कर रहा है बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे। तो उसको तो मैं उसी दिन निकाल के फेंक दूंगा सर। ओके, और तीसरी बात सर, जो प्राइवेट स्कूल है, जो प्राइवेट टीचिंग इंस्टीट्यूशंस है, उनका जो फीस स्ट्रक्चर है उसके ऊपर पाबंदी होगी सर। एक एक्स अमाउंट से ज़्यादा फीस चार्ज नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा मतलब नहीं किया जाएगा। सो कहीं ना कहीं सख्त कानून लाने की ज़रूरत है सर। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पटना में जिसकी फीस 50 से 70 60 65 हज़ार है, दिल्ली में 2.25 लाख रुपए है। अब बताइए क्यों है 2.25 लाख रुपए? ऐसा कौन सा तुम ज्ञान दे रहे हो जिसके तुम 2.25 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो? एक क्लास में 600-800 बच्चे बिठा रखे हैं आपने, मेला बना रखा है, ना किसी से कोई डाउट पूछने का स्कोप है, ना किसी का टीचर टू स्टूडेंट बात करने का कोई स्कोप है, नथिंग। और भेड़ बकरों की तरह दुनिया जा रही है सर। एक इंस्टीट्यूट में 36,000 40,000 बच्चे हर साल यूपीएससी की तैयारी करते हैं, 3-3 सवा 3 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। आप कैलकुलेटर होगा तो कैलकुलेट कर लीजिए
36,000 इंटू 3 लाख रुपया, देखो आपके कैलकुलेटर में फिगर नहीं आएगा। ये लोग आइलैंड्स खरीद रहे हैं सर, ये लोग जमीन नहीं खरीद रहे, ये आइलैंड्स खरीद रहे हैं ये लोग, और बिल्कुल बच्चों के साथ धोखा हो रहा है सर। इनफैक्ट 2-4 दिन पहले ही एक इंस्टीट्यूट के ऊपर भी आंच गिरी थी, सीसीपीए ने एक चिट्ठी जारी की है सर, कि फॉल्स क्लेम करते हैं सर पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जिस दिन भी मैंने न्यूज़पेपर के ऊपर ऐड दिया है कि ये मेरा बच्चा है, उस बच्चे के फोटो के नीचे मैंने बहुत क्लियरली लिखा है कि मैंने उसको क्या दिया है। ओके, ये भी मेंशन होना चाहिए। हम मैं यस 100%। तुमने इंटरव्यू का गाइडेंस दिया है, तुमने मेंटरशिप दिया है, तुमने कोई क्लास उसकी लगाई है, ये सारी चीज़ों का विवरण देना अनिवार्य है, और कोई नहीं करता है सिवाय ओबरॉय सर। थैंक यू सर, आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं सर। सर हर दिन आप स्टूडेंट को कुछ ना कुछ सिखाते हैं सर। सर आप कुछ स्टूडेंट से सीखते हैं? 100% सर। सर आज की जो जनरेशन है ना सर, ये किसी से नहीं डरते। यस, इनसे ये सीखने के लिए बहुत कुछ है सर, ये किसी से नहीं डरते हैं, और ये लोग जल्दी से जज भी नहीं करते हैं सर। गलती को माफ़ करने का जो इनका गुण है वो बहुत अच्छा है सर। मैं 1980s का बच्चा हूँ सर, हमसे एक गलती मतलब ज़िंदगी और उससे बातचीत नहीं। लेकिन ये चीज़ें अभी के जनरेशन से सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये लेट इट भी कर देते हैं, चलो ठीक है। यस यस, हाँ लेट इट बी। और टेक्नोलॉजी के मामले में इनका कोई सानी नहीं है, इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की बात है उसमें ये लोग बहुत नंबर 1 है। क्या लग रहा है सर, एआई जो अभी इतना रैपिडली बढ़ रहा है, तो ये टीचर को रिप्लेस करेंगे क्या? नहीं सर, टीचर कभी भी सर माता पिता और टीचर कभी रिप्लेस नहीं। सिस्टम, हाँ मैं ये मानता हूँ कि एआई आपको अच्छी सी रिपोर्ट बना के दे देगा, सब दे देगा, लेकिन जो इमोशनल बॉन्डिंग है, जो एक गुरु और एक शिष्य की इमोशनल बॉन्डिंग है, जो माता पिता और अपने बच्चों की इमोशनल बॉन्डिंग है, उसका कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। क्या एआई पे क्या आपका ओपिनियन है सर? एआई जो रैपिडली बढ़ना और बढ़ना चाहिए? हाँ डेफिनेटली सर, बट सर हर एक टेक्नोलॉजी के माइनस चीज़ें भी होती हैं। इनफैक्ट सर अभी आपके सामने लैपटॉप रखा है सर। यस सर। एक ज़माना था 1970 के दशक में या 80 के दशक में या 90 के दशक में, जब ये कंप्यूटर्स आए थे, तो सरकारी दफ्तरों में जब कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया था तो स्ट्राइक हुआ था कि हमको कंप्यूटर नहीं चाहिए। आज बताइए कौन सा सरकारी दफ्तर है बिना कंप्यूटर के काम कर रहा है? कर रहा है ना सर। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम उनके साथ, उन चीज़ों के साथ जीना सीख जाते हैं। लेकिन सर मुझे लगता है लेट से जैसे कंप्यूटर आ गया, इससे इंसान भी शॉर्ट टेम्पर होने लगा, चीज़ों को बहुत जल्दी अचीव करना सोचता है। मतलब जिंदगी की रफ्तार तेज हो गई। यस, जिंदगी की रफ्तार तेज होने की वजह से क्या हो गया, मन की शांति कम हो गई। हाँ, सुकून कम हो गया। सुकून कम हो गया, हमने अपना सुकून खुद ही मार दिया है सर। तो जितना हो सके डिजिटल टूल, मैं तो सर हमेशा मेरे बच्चों को बोलता हूँ सर, जिस दिन ये तुम्हारा 18 घंटे बंद रहेगा, उस दिन तुम्हारे मन में जो कुछ भी है 1000 दिन उसके पीछे लग जाना। 1000 दिन इसको बंद कर देना 18 घंटे दिन में, 1000 दिन उसके पीछे लग जाना, जो भी मन में है वो आप हासिल कर लोगे। ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सर। ओके, ये तो सबके लिए लागू होता है सर। 100%। अगर कोई परिवार के लिए लागू होता है हाँ, सर। परिवार के लिए अगर तुम चाहते हो कुछ करने अपने जिंदगी में, तो इससे दूर हो जाओ सर। किताब से अच्छा साथी कोई नहीं है स्टूडेंट का। किताब सर, किताब पढ़ने से क्या होता है ना सर, एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। मैं अभी क्या कहते हैं, एक बच्ची से बात कर रहा था, बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा यार बीपीएससी का मेरे को 68 और 69 का एसए पेपर दिखा, तो वो टाइप भी कर सकती थी। हाँ। उसने क्या किया, उठाया स्पीकर पे बीपीएससी 69 एसए पेपर। मैंने कहा यार तो क्यों कर रही है, तुझे पता है कितना रेडिएशन इवॉल्व हो रहा है इसके बीच में? नहीं सर अब तो आदत सी हो गई है। मतलब टाइप करने में भी आलस आ रहा है, समझ रहे हैं आप? कितना मेंटली वो एग्जैक्टली। सो कहीं ना कहीं उससे बाहर निकलना है सर। सर हमारे दादा परदादा 100 साल 120 साल कैसे जीते थे? इन सब से दूर थे, ये थे ही नहीं ना। सर आपकी लाइट नकली है, आपने एसी चला रखा है, आपकी हवा नकली है, सब नकली है। और नकली वातावरण में आपने मेरे को बिठा दिया है। ये पॉजिटिव आयंस कितना रिलीज कर रहा है? अगर हम साइंस की बात करें, लाखों पॉजिटिव आयंस हर सेकंड रिलीज हो रहे हैं। माइक, ब्लूटूथ आपने स्टार्ट कर रखा है, तो सोचिए कितना स्ट्रेस आपके बॉडी के ऊपर आ रहा है। हमको आंखों को दिखाई नहीं दे रहा है बस। बट अकॉर्डिंग टू टाइम हम लोग को चलना पड़ रहा है, इवॉल्व होना पड़े। दैट्स व्हाई सर बीमारियां बढ़ गई है ना सर। Yes. सर 4 साल के बच्चे को शुगर हो रहा है। Yes. अब बताओ इसका क्या इलाज है? खाना ठीक नहीं है, पानी ठीक नहीं है, हवा ठीक नहीं है, बिजली ठीक नहीं है, तो बीमारियां तो होंगी सर। कहीं ना कहीं साइंस ने हमारी ज़िंदगी को ख़राब भी किया है, इसको हमको मानना चले। इसलिए डिटॉक्स की हम बात करते हैं।
ओके। 40-40 दिन, 50-50 दिन, मैं साल में एक बार 40 दिन फ़ोन बंद, अच्छा, फ़ोन चालू डिटॉक्स भी नहीं क्या करता। कैसे डिटॉक्स करते हैं आप? डिटॉक्स, फ़ोन बंद, ओके, 40 डेज़, नो फ़ोन, नो घर में टीवी बंद, सब बंद, 40 दिन। ओके। सिर्फ आपस में बात होगी, माताजी हैं घर पे, अच्छा, माताजी से बात फैमिली होती से है, जो क्लास लोग लेता हूँ, क्लास लिया, घर गए, 40 दिन माताजी के साथ बातचीत। अरे कब बात करोगे आपस में? आप अच्छा, रिश्ते भी आजकल खराब हो रहे हैं सर। आज बहुत हो चुके हैं, हो रहे हैं, नहीं हो चुके हैं। इसका मेन रीज़न यही है सर? सर एक वक्त था, हम सुनते थे कि अमेरिका में सुबह ब्याह होता है, शाम में डिवोर्स होता है। यस सर। इंडिया में भी होने लगा है सर। हाँ, दिखने लगा सर। इंडिया में भी होने लगा है सर, और उसका सबसे बड़ा कारण ये मोबाइल है सर। कुछ एग्जांपल आपके पास हो ऐसे? बहुत सारे हैं सर, मेरे खुद के परिवार में हैं सर, अच्छा, ऐसे बहुत सारे कलेश हैं सर। इस मोबाइल ने कम कलेश नहीं किया सर। सो इस मोबाइल का जाना, अपने लाइफ में इसको कम करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो 100% हर चीज़ गलत है, नहीं, उसमें उसको यूज़ करना भी तो सीखें। उसको यूज़ भी, मेरे फ़ोन में सर आप ढूंढ लीजिए ना, यूट्यूब मिलेगा ना इंस्टाग्राम मिलेगा, अच्छा, और मैं इतना यूट्यूब में रहता हूँ, हाँ, मेरे फ़ोन में नहीं है, क्योंकि मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। सर अगर फ़ोन में यूट्यूब इंस्टाग्राम नहीं है तो फ़ोन का आप क्या इस्तेमाल करोगे? क्या इस्तेमाल करोगे? किससे बात करोगे? हाँ, जो आपके कितना बात करोगे? हाँ। वो भी तो फ्री होना चाहिए। हाँ, किताब लोगे, पढ़ाई करोगे, या दुनिया देखोगे, हैक, अरे जिस दुनिया में जी रहे हो उसको भी तो देखो, हाँ, उसको भी तो एक्सप्लोर करो। उसको भी तो एक्सप्लोर करो। इसी के अंदर लगे रहोगे तो कैसे हो? सर जो स्टूडेंट फेज होता है यूपीएससी प्रिपरेशन का, ये पूरे जिंदगी का मोस्ट ब्यूटीफुल गोल्डन फेज है सर। ओके, इसको एंजॉय करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है सर। एग्जाम का स्ट्रेस लोगे तो फिर तो आपने मुसीबत सर मोल ली ना सर। स्ट्रेस एंजॉय करो, 12 घंटे पढ़ाई करो, 8 घंटे सो जाओ, 4 घंटे मस्ती करो, ओके। जो भी तुम्हारा अपने हॉबी का चीज़ है उसको करो। कुछ भी करो, 4 घंटे नाचो, गाओ, घूमने जाओ, बाइक पे जाओ, लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, जिम करो, स्विमिंग करो, कोई आर्ट फॉर्म, डांस पसंद है, पेंटिंग पसंद है, करो जो मन करता है। आजकल ये भी तो होड़ मचा हुआ है, उनके बेटे 18 घंटा पढ़ रहा है, तुम 6 घंटे नहीं पढ़ नहीं नहीं सर, ये बकवास है। कोई भी बोलता है कि मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ, उससे बड़ा झूठा इंसान इस धरती पे नहीं। रहे। ओके, एग्जाम से पहले हर कोई पढ़ता है सर, आप भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूँ। मैंने भी स्कूल में कॉलेज में तैयारी की होगी, एग्जाम के एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले मैंने भी 12, 16, 18 घंटे पढ़ाई की होगी। लेकिन साल भर 18 घंटे कोई नहीं पढ़ेगा। आइडियल टाइम क्या होना चाहिए डेली? 10 से 12 घंटे बहुत हो गया, और इंक्लूड्स क्लासेस। ओके, क्लास को मिला के 10-12 घंटे से ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए सर। सेल्फ स्टडी प्लस बस सेल्फ स्टडी एक 4-5 घंटे की, 4-5 घंटे की क्लास बहुत है। लेकिन 18 महीने लगातार कंसिस्टेंसी, बीच में ब्रेक नहीं है। ओके, मेरा बर्थडे था, मैं गाँव गया था, 3 दिन बाद 4 दिन बाद आया हूँ, नहीं, नो बर्थडे, नो नो नेशनल शादी, हॉलिडे, नो नहीं नहीं नहीं, सब त्योहार और सब भूलना चाहिए। कैसा लगा सर आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया हमको। थोड़ा समय की पाबंदी है इसलिए। बहुत अच्छा मुझे भी लगा सर, लेकिन एक क्वेश्चन और मैं लेके छोड़ूंगा सर। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी आप बिहार में जैसे सुनते हैं सर, बिहार के बारे में माइंडसेट है लोगों का, आप कैसा फील किए सर? सर कुछ चीज़ें मतलब शायद अभी टू अर्ली होगा टू कमेंट सर, हाँ, बट कहीं ना कहीं सर एक जो लेड बैक एटीट्यूड है उसको जाना चाहिए सर। ओके, सर कर पंजाब लेंगे। देखिए, तमिलनाडु देखिए, गुजरात देखिए, वो कहाँ पहुँच गए। और अपने आप से एक प्रश्न उठाइए कि मेरा राष्ट्र यहाँ तक अभी भी क्यों है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह हर इंसान को, हर बिहारी को अपने दिल से पूछना चाहिए कि मुझे उठ के फटाफट काम करना है। लेट बी का आदत छोड़ना हाँ, चाहिए, कर जो लेंगे। लेट इट बी वाली Let आदत it को be वाला। छोड़ेंगे तो बहुत आगे जाएंगे सर। कैपेबिलिटी है, क्षमता है, लेकिन इच्छा नहीं है। वो इच्छा को लाना होगा सर। सर अगर मैं बोलूं तो शायद किसी को बुरा लगे, लेकिन सच्चाई ये है, सबसे ज़्यादा इतिहास इस देश का बिहार में है सर। यस सर, है ना। जब ऐसी मिट्टी पे हम बैठे हैं जहाँ पे इतिहास है, जहाँ काबिलियत है, सिर्फ एक सोच को बदलने की बात है सर। अगर सोच को बदल दिया जाए तो 20-22 साल, 25 साल बिहार कोई नहीं सर। इतना खनिज इस राष्ट्र में कहाँ है सर? आप बताइए सर, इतना रिसोर्स रिच होने के बावजूद पिछड़ा हुआ है, क्यों है? सो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। थैंक यू सर, नाइस टू टॉक। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, जय हिंद, जय हिंद।